डेफिनेटली इस बात पर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि जितना पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहा है, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कि इतना ज्यादा तगोदो कर रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मैकमास्टर और एक बात कर जाते हैं, उस बात के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त आज हुई डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जनरल राहील शरीफ को, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को एनओसी जारी किया गया। वो अलायंस जो मुस्लिम अलायंस था टेररिज्म के खिलाफ, उसके सरबराह के हैसियत से जो है उसको ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्पेशल जहाज आया, जनरल साहब को लेकर गया, और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया को छोड़कर, पूरे मुस्लिम ममालिक को छोड़कर हमारे एक जनरल को सिलेक्ट किया जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस तमाम फौज को, तमाम अलायंस को आगे लेकर चला जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? एनओसी भी जारी हो गया, तमाम कंट्रोवर्सी खत्म हो गई इस बारे में जितनी चहमगोइयाँ हो रही थी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि ये 39 मुल्कों का जो इस्लामी इत्तेहाद है उसका सरबरा एक पाकिस्तान का सिपह सलार होगा। ऐसा सिपह सलार जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीतने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और याद रखिए सऊदी अरेबिया अभी भी एक दुनिया के लिए एक बहुत अहम इस्लामी मुल्क है। मैं आज ही पढ़ रहा था, चंद दिनों पहले वहाँ पर अमेरिका के वज़ीर दिफा गए और उन्होंने कहा अनकरीब सदर ट्रंप आकर सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे, और उन्होंने सऊदी अरेबिया के रोल को दुनिया में पहचाना। तो हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक इज़्ज़त की बात है कि पाकिस्तान एक आलमी इत्तेहाद का हिस्सा होगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इस इत्तेहाद की इब्तदा लड़ाई से नहीं होगी। ये इत्तेहाद सबसे पहले कोशिश करेगा कि इस्लाम के बारे में जो दुनिया में एक परसेप्शन है उस परसेप्शन को बदला जाए। इस्लाम का जो एक रवादारी वाला रुख है, उस इस्लाम के जो सही बयानियाँ है वो दुनिया के सामने पेश किया जाए। सियासी अमल के ज़रिए इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया जाए, ईरान के खदशात को दूर किया जाए। तो देखें, इस इत्तेहाद को बनते हुए वक्त लगेगा, नेटो को बनते हुए बड़े साल लगे। यूँ नहीं कि कल ही फ़ौजें इकट्ठी होकर किसी मुल्क में टेररिज्म के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाएंगी। ये इब्तदा है, और पाकिस्तान जिसने ख़ुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत कामयाबी से जंग हम जीत रहे हैं, ये हमारी उस कारकर्दगी का नतीजा है कि हमें, मैं समझता हूँ, ये एजाज़ बख्शा गया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस इत्तेहाद के ज़रिए इस्लामी ममालिक में एक रवाबत बढ़ेंगे और पाकिस्तान इस ज़मन में अपना रोल बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम दे सकेगा। सही, डेफिनेटली उम्मीदें तो सारों की यही है। इवन ये कि हमारी हुकूमत की भी यही उम्मीद है। डेफिनेटली बात है, एक अहम ओहदा दिया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सिक्योरिटी के हवाले से ही खालिद साहब, और वो ये कि जनरल मैकमास्टर आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स के। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद एक अहम दौरा ये था, लेकिन वो एक ऐसी बात कर गए जो कि पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। वो ये कहते हैं सिलेक्टिव काम नहीं करना, सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं करें, आप तमाम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें, हर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रॉक्सी वॉर की बात कर गए वो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को प्रॉक्सी वॉर के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की वॉर नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमारी ISPR की तरफ से भी एक बयान आया कि पाकिस्तान तो खुद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार है, खुद ऐसे ममालिक हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, जिस तरह कुलभूषण यादव वाला मामला आया। तो जनरल साहब, ये बात कह देना, एक ऐसे मुल्क को कह देना जो कि आपका एलाय भी है, जो कि इस रीजन के अमनो अमान के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो कड़ी जंग है वो हम कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी बात कर जाना है डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है क्या? आपने दुरुस्त कहा। पहली बात तो ये है कि इस बात का अयादा तो अमेरिका ने कई दफ़े किया है, ये कोई पहली दफ़े उन्होंने बात नहीं की। कुछ ये भी कहा जाता है कि सदर ट्रंप के तहत जो पॉलिसियाँ बन रही हैं वो अभी तक एक बेरबत तरीक़ाकार का जो है वो शिकार हैं, और एक जिसे कहते हैं मरबूत अमेरिकन पॉलिसी अभी उभर कर सामने नहीं आई। जनरल मैकास्टर ने बार बार ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान में तालिबान को शिकस्त देंगे, और आज ही मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले ख़बरें सुन रहा था कि दोबारा मज़ार शरीफ में आर्मी हेड क्वार्टर पर तालिबान का हमला हुआ है। और मज़ार शरीफ एक ऐसी जगह है जो कि गैर पश्तून और नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहते हैं उनका ये गढ़ है।
तो अफ़गानिस्तान में मामलात जो हैं वो नहायत अबतरी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि जनाब हम ऐसे वक्त में तालिबान को शिकस्त देंगे, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजें आएंगी कि नहीं। साथ ही साथ आज मैं सुन रहा था कि सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है, उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ ये तो नहीं कहूँगा कार्रवाई का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने इस किस्म के इशारे दिए हैं कि वो जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान से तावन की बजाय पाकिस्तान के बारे में ये कहना बात, मैं कहता हूँ बड़ी गैर दानिशमंदाना बात थी। याद रखें, पूरा फाटा जो दहशत गर्दों के कब्ज़े में था, हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर लिया है। पूरे मुल्क में पहले ज़रब-ए-अज़्ब और अब रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन हुआ है, उसके तहत हमने तकरीबन पूरे मुल्क से दहशत गर्दों के बड़े बड़े ठिकानों का ख़ात्मा कर दिया है। और वो जमातें जिनका यूएन ने ज़िक्र किया था, उनके ऊपर हमने सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो पाकिस्तान ने तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत भारी कीमत अदा कर कर बहुत कामयाबी हासिल की है। और कई अमेरिकन जनरल जो पहले आए हैं, मेरे ख़्याल में जो अफ़गानिस्तान के कमांडर, सेंट्रल कमांड के जनरल जब इधर आए थे, और कुछ और अमेरिकन ओहदेदार, उन्होंने तो बड़ी खुल के तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन हमें ये भी हकीकत माननी चाहिए कि बाज़ मामलात पर हिंदुस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान एक हम आहंगी है, क्योंकि ये तमाम मुल्क कई मामलात पर चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जाए। बहरहाल हमारी कारकर्दगी दुनिया के सामने है और हमारा इस मामले पर कोई बहाम नहीं है, और हमारी कोशिशों को चीन सराहता है, हमारी कोशिशों को रूस सराहता है, सेंट्रल एशियन स्टेट सराहती हैं। हमने तो बहुत सख्ती के साथ कोशिश की है कि अपने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर किसी किस्म की दहशतगर्दी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से ना जुड़े। और देखिए, दुनिया में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, 9/11 हुआ था, कहीं भी किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं है। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि जो मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब गिराया गया ननगिरहार में, उसमें काफ़ी लोग तो केरला इंडिया के से वो वहाँ पर मौजूद थे। और मेरे ख़्याल में हमें भी थोड़ा सा कोशिश करके दुनिया को बावर कराना चाहिए। हकीकत दुनिया को पता है। शायद मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये जो जदीद मीडिया है दुनिया में, आप CNN, BBC कह लें, डॉचे वेला कह लें, इसके ऊपर हमारी जो प्रेजेंस है वो मजबूती से ज़ाहिर नहीं होती। उसमें मेरे ख़्याल में कोशिश की ज़रूरत है। काम के लिहाज से मेरे ख़्याल में हमें कोई आदमी हम पे इतराज़ नहीं कर सकता। इतराज़ तो दूसरे मुल्कों पे करना चाहिए। मैं आपको मुकम्मल सुनूंगी, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर प्रॉक्सी वॉर्स का बोलना था तो अमेरिका ज़रा हमारे हमसाए यानी इंडिया की तरफ भी देखता। वहाँ क्यों नहीं कहते कि आप प्रॉक्सी वॉर्स बंद करें? ये जो आपने अफगानिस्तान के अंदर काम शुरू किए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जैसे लोगों को भेज रहे हैं वाया ईरान, ये बंद करें, वहाँ क्यों नहीं कहते? ये भी सवाल है। लेकिन खालिद साहब, मैं आपको पॉइंट मुकम्मल करवाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शो को कंटिन्यू करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे, खालिद साहब का पॉइंट भी लेते हैं, लेकिन इतना भी है खालिद साहब के वो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, बड़ी तशवीशनाक उसके अंदर बातें कही गई हैं, स्पेशली इस बारे में कि पाकिस्तान और इंडिया के म्यूचुअल हॉस्टिलिटी की वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस भी हो सकता है काम ना करे। ऐसे में कश्मीर का इशू डेफिनेटली एक सुलगता हुआ इशू है, फिर प्रॉक्सी वॉर का इशू जो इंडिया यहाँ किए बैठा है, बलूचिस्तान के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार धमकियां दे रहे हैं फजूल किस्म की, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ मौजूद है। खालिद साहब, फिर वो यूएन की रिपोर्ट आ जाना इस टाइम पर, कैसे देखते हैं इसे? मेरे ख़्याल में जिस किस्म के हालात इस खित्ते में उभर कर आ रहे हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का इस खित्ते में अमन के लिए एक बड़ा रोल है। जैसे चंद लम्हे पहले हमने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में जो इसका सूरत हाल है, अगर उसको सुलझाना है तो अफ़गान के तमाम धड़ों को यकसा करना पड़ेगा। इसमें हमारा रोल है, रूस और चाइना का रोल बढ़ रहा है। दूसरा, जैसे आपने कहा, साउथ एशिया में कश्मीर में जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, उसकी आप तस्वीरें देखें, रोज़ आती हैं, किस तरह
12-12 साल के लड़कों को इंडियन पुलिस जो है वो सड़कों पर लिटा कर मार रही है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था, बरकत दत्त शायद हैं कॉलमनिस्ट बड़ी मशहूर, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू किया था, उनका मैं आज आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने मिसेस मुफ्ती का और बीजेपी का जो अलायंस है उसके बारे में लिखा है कि ये कश्मीर की सूरत हाल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, UN ने कहा है कि जनाब अगर मुल्कों के दरमियान चपकलिश रही तो न्यूक्लियर डेटरेंस जो भी है वो भी काम नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें इशारा करती हैं कि दुनिया की ताकतों को बजाय इसके कि वो किसी मुल्क को टारगेट करें, अलहदा करें, सबको ये तरकीब देनी चाहिए कि मिलकर बैठें, अपने मामलात हल करें और डायलॉग की तरफ जाएं। हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान को रद्द करने का रवैया, मुसलसल पाकिस्तान पे दबाव डालना और अपने मुल्क के अंदर रवादारी की रवायत को छोड़कर कौमों को और मज़हबों को तकसीम करने की जो रवायत शुरू की है, वक्ती तौर पर शायद ऐसे लगता है जैसे इससे हिंदुस्तान की और वज़ीर आज़म मोदी के मजबूत होने का तासुर सामने आ रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आखिर में हिंदुस्तान को कमज़ोर करेंगी, दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर उंगलियां उठाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे खुलूस को माना जाएगा। बस हम कोशिश ये करें कि मज़बूत पाँव से और मज़बूत हाथों से अपने मामला संभालें, खुलूस के साथ गवर्नेंस करें। लोग पाकिस्तान की वक़्त को और रोल को अब मैं समझता हूँ उनको पहचानना पड़ेगा और हमें इस खित्ते के अमन के लिए उनको साथ मिलाना पड़ेगा। सही, ठीक है, इस खित्ते के अमन के लिए डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम वही वाली बात, बराबरी की सतह पर, बराबरी से नीचे नहीं, कहीं इस तरह की बात नहीं कि अगर वो नीचा दिखाने की कोशिश करें और बड़ा बनने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और यही बात UN ने बोली है कि न्यूक्लियर डेटरेंस भी काम नहीं करेगी अगर इस तरह का तनाव जारी रहा, जो कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान और इंडिया में। वक्त कम रह गया, मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है और वो है कुछ सोशल इशू। यानी बाहर की बातें अलग, दुश्मन की बातें अलग, लेकिन हम खुद आपस में इस तरह की हरकत कर जाएं कि लगे कि आपस में दुश्मनी कर रहे हैं, तो फिर सवालात उठते हैं ये कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। खालिद साहब, वो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी वाला वाकया, मशल वाला वाकया, मशल एक 23 साल का नौजवान जिसको ब्लास्फेमी के बेसिस के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया। ना कानून, ना अदालत, ना फैसला, ना जुडिशरी, किसी चीज को भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। अगर हर शख्स कानून हाथ में लेने लग गया खालिद साहब, तो फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या होना चाहिए इस हवाले से? क्या KP के हुकूमत का स्टैंड, जो स्ट्रिक्ट स्टैंड वो ले रहे हैं इस मामले पे, या बाकी सियासी जमातों की तरफ से जो इसकी मजम्मत की गई है, वो काफ़ी है? मैं समझता हूँ ये सिर्फ KP का मसला नहीं है। यकीनन किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ तहकीक होनी चाहिए, जहाँ रोशन ख्याली होनी चाहिए, वहाँ मज़हब के नाम पर ये दरिंदगी होना, और ये सिर्फ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। चलें यूनिवर्सिटी को तो छोड़ें, आप अखबारों की खबरें देखें, बहन को मर्दी की शादी करने पर माँ ने और भाई ने ज़िंदा जला दिया, खाला ने किसी गैर महरम से बात की, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वकला जजों को मार रहे हैं, डॉक्टर नर्सों को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स को मार रहे हैं। तो देखिए ये पाकिस्तान में जो ये जहालत, बुनियाद परस्ती और जिसे ऑर्थोडॉक्सी कह लें, हमें इसकी जो मौजूदगी है उसको मानना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने माशरे को एक मियाना रवी और इस्लाम की जो सही माने में इंसान दोस्ती है उसका सबक देकर आगे बढ़ाएं। इस माशरे में खेलें हों, सकाफत हो, लोगों के हाथ में खेल खेलने का सामान हो, म्यूज़िक का सामान हो, हमारे ऑडिटोरियम में ड्रामे हो रहे हों, लोग जो हैं नातों को मुकाबले में शिरकत करें, मेले ठेले हों, शाम के वक्त लोग घरों से बाहर निकलें। अगर हमने लोगों को ये मुस्बत सोच का और तहकीक की तरफ ना लेके गए और लोगों को मजबूर किया कि वो सिर्फ़ तशद्दुद का और तंग नज़री का पैगाम लें, तो देखिए हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करेंगे। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो हमने जो फ़ौजी जंग है वो जीत ली, ये नज़रियाती जंग कब हम जीतेंगे? तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने तरीक़ों को बदलना पड़ेगा और ये काम लोग नहीं करते। इसमें दोबारा हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा
और ऐसा जब कोई वाक़या होता है उसकी ना सिर्फ मजम्मत करें बल्कि देखें ऐसा हुआ क्यों। देखिए, हम जब तक यूनिवर्सिटियों में तहकीक तरफ लोगों को नहीं आएंगे, लोगों को ये हम तरगीब नहीं देंगे कि मुख्तलिफ सोच की इजाज़त है। देखिए, रिसर्च जब तक तभी मुमकिन होगी जब एक आप नॉन आइडियाज़ के ख़िलाफ़ जाएंगे, आप कहेंगे ये दवाई काम नहीं करती, इसके लिए मैं नई दवाई लाऊंगा, ये जो नज़रिया है इक़्तिसादी ये ठीक नहीं है, मैं नया नज़रिया लाऊंगा। तो हमें हर चीज़ में जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मानना पड़ेगा, इख्तलाफ को डायलॉग के ज़रिए दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनको हम ये काम दें कि जनाब, जहाँ भी कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, खा वो किसी अहमदी के ख़िलाफ़ हो, किसी मजहबी आदमी के ख़िलाफ़ हो, किसी मसीह भाई के ख़िलाफ़ हो, किसी ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ हो